नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, DSSB के विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन कर रहे हैं और उसी को आगे हम बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 9 में लगी हुई निबंध डॉक्टर विवेकी राय की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। डॉक्टर विवेकी राय की जो रचना है वह है उठ जाग मुसाफिर। डॉक्टर विवेकी राय का जन्म 1924 ईस्वी में होता है और ये मुख्य रूप से ग्रामीण अंचल के निबंधकार के रूप में ठहरते हैं। उठ जाग मुसाफिर उनका निबंध संग्रह है जिसमें 15 निबंध संकलित है। कितनी? 15। जैसे कि आप सभी को पता है या हम सभी को पता है कि क्वेश्चन अब बहुत डीप से पूछा जाने लगा है कि किस संग्रह में कितनी कहानी या निबंध या नाटक संकलित हैं। इस चीज़ को प्रत्येक बार पूछा जाने लगा है, तो हम लोग इसको बखूबी ध्यान रखेंगे। उठ जाग मुसाफिर का प्रकाशन वर्ष 2012 ईस्वी में होता है और इसका निबंध संग्रह में टोटल 10 निबंध संकलित है। अगर उठ जाग मुसाफिर का मुख्य सारांश देखा जाए तो इसमें आंचलिक भाव प्रभाव और सद्भाव से ओतप्रोत उठ जाग मुसाफिर इसमें वर्णन किया गया है। मतलब आंचलिक भाव प्रभाव का मतलब ग्रामीण जीवन का कैसे रहता है, उसका भाव क्या रहता है, उसका नेचर या ओतप्रोत मतलब उसका जो प्रकृति से जो या फिर जिस तरह से वो जीवन यापन करते हैं, इसमें उसका वर्णन किया गया है। साथ ही साथ निबंध में ग्राम अंचल के छल छद्म सामाजिक पहचान, सुख दुख, शब्द राग, साज आवाज आदि की सजीव प्रस्तुति देखने को मिलती है। मतलब एकदम नेचुरल से नेचुरल, मतलब एक आदमी जो सुबह उठता है, गाय चराने जाता है, बकरी चराने जाता है, जो एक प्रकृति से जुड़ी हुई मतलब इसमें गांव में जो भी वर्णन किया रहता है या होता है, उसी को इसमें दिखाने का प्रयास किया है डॉक्टर विवेकी राय के माध्यम से। अब थोड़ा सा इनका परिचय देखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को पढ़ते हुए हम लोग पहुँचेंगे उठ जाग मुसाफिर निबंध में, जो सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है एग्जाम की दृष्टि से। उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय की रचना है। इनका जन्म जैसे हम लोग देखें कि इनका जन्म 1924 ईस्वी में आता है। इनका मतलब हर निबंधकार, कहानीकार, नाटककार का जो जन्म होता है उनको काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसको हम लोग क्रम में लगाने के लिए आना ही आना है। इसलिए हम लोग एक एक करके याद करते चलेंगे तो हम लोग को एक साथ याद करने में फिर दिक्कत नहीं होगी या फिर एक साथ याद करने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए एक एक करके याद करते हैं तो बेहतर से बेहतर हम लोग याद कर पाएंगे। तो इनका जैसे जन्म होता है 1924 ईस्वी में, और उम्मीद करते हैं कि हम सभी इस चीज़ को नोट करते हुए चल रहे हैं ताकि हम लोग रिवीजन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत साबित होगी। इनका अगर प्रारंभिक शिक्षा देखा जाए तो अपने गांव मिडिल स्कूल में शिक्षा कथरिया गांव से संपन्न हुई। विवेकी राय गांव में प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मिडिल स्कूल पास किया था। मतलब गांव में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मिडिल स्कूल पास की थी। विवेकी राय मिडिल पास कर सन 1941 में अपने गांव के लोहर प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हो गए। मतलब वहीं पर पढ़ाए और वहीं पर क्या हो गया, अध्यापक के रूप में स्थापित हो गए। विवेकी राय स्वाध्याय के बल पर परीक्षाओं में सम्मिलित होकर वे कई उपाधियां प्राप्त की, जिसमें 1943 में हिंदी विशेष योग्यता, 1944 में विशारद, 1946 में साहित्य रत्न, 1951 में साहित्य अलंकार प्रमुख रूप से इनको मिलता है। सन 1948 ईस्वी में विवेकी राय जी गोरखपुर से हिंदुस्तानी टीचर सर्टिफिकेट नामक ट्रेनिंग परीक्षा भी उत्तीर्ण कर लेते हैं। डॉक्टर विवेकी राय ने सन 1970 ईस्वी में स्वातंत्र्य उत्तर हिंदी कथा साहित्य और ग्रामीण जीवन विषय पर काशी विश्वविद्यापीठ वाराणसी से PhD की उपाधि भी प्राप्त कर लेते हैं। मतलब देखिए, एक छोटा से गांव से उठा हुआ आदमी कितनी संघर्ष के बाद वो लास्ट में अंतिम तक भी एकदम सफल सक्सेस हो जाते हैं। डॉक्टर विवेकी राय प्राइमरी टीचर के बाद सर्वोदय इंटर कॉलेज
खरड़ी गाजीपुर के अध्यापक बन जाते हैं। मतलब जैसे जैसे उनका समय आगे बढ़ता है उसी तरह वैसे ही उनका भी पर उन्नति होती रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज़ को नोटिस करना है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी रुकावट नहीं डाली पढ़ाई के लिए, उन्होंने हमेशा पढ़ाई जारी रखा। यही होती है जो एक प्रतिष्ठा या फिर एक जागरूक जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी रुकना पसंद नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहते हैं। सन 1964 ईस्वी में विवेकी राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर से हिंदी विभाग में नियुक्त हुए। सन 1974 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें पुनर्गठित हिंदी समिति के सदस्य के लिए मनोनीत किया। विवेकी राय जी की बिहार सरकार द्वारा 1978 ईस्वी में भोजपुरी अकादमी पटना के लिए सदस्य नियुक्त किए गए। देखिए दोस्तों, ये हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन जीवन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई व्यक्ति कैसे जीरो से हीरो कैसे बनते हैं। तो हम लोग उसका जीवन वृत्त से हम लोग भलीभांति हम लोग वाकिफ हो सकते हैं और सीख सकते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी क्या हो जाते हैं कि डीमोटिवेट हो जाते हैं और कहते हैं कि यार हमसे नहीं होगा, इतनी संघर्ष रहती है। तो ये सब हम लोग को पढ़ने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन मिलने के बाद क्या होता है कि आदमी एक नए तौर तरीके से जागरूक हो जाता है और आगे बढ़ने में ललायित हो जाता है। तो इसलिए हम सभी के लिए ये जीवन वृत्त भी पढ़ना जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विवेकी राय जी सन 1981 में भारत सरकार की ओर से आकाशवाणी इलाहाबाद के कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी चुने गए। कृषक, लेखक और अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध विवेकी राय का निधन 22 नवंबर 2016 को हो गया है ना। तो ये तीनों के रूप में देखिए जाने जाते हैं, कौन? कृषक, लेखक और अध्यापक, तीनों के रूप में, ठीक है। डॉक्टर विवेकी राय हिंदी और भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनकी रचनाएं गंवई मन मिजाज से संपृक्त रहीं, है ना, गंवई मन मिजाज से संपृक्त रहीं। विवेकी राय जी के साहित्य का प्रेरणा स्रोत उनकी भोजपुरी संस्कृति के साथ ही मूल्यों की स्थापना की झलक साफ दिखाई देती है। विवेकी जी की ललित निबंध जो होती है, कथा साहित्य, उपन्यास आदि को मिलाकर करीब 85 से अधिक पुस्तकों की रचना कर चुके हैं अपने जीवन में। कितनी? 85। ललित निबंध में विवेकी जी की गणना हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय से की जाती है। मतलब इतनी अच्छी ललित निबंध लिखते हैं, उनका जो तुलना होता है HPD से, विद्यानिवास मिश्र से और कुबेरनाथ राय से की जाती है। विवेकी जी को मनबोध मास्टर की डायरी, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला, मनबोध की डायरी क्वेश्चन पूछा गया है। मनबोध मास्टर की डायरी और फिर बेतलवा डाल पर बहुत चर्चित ललित निबंध संग्रह हैं। तो सोनामाटी उपन्यास इनका सबसे अधिक लोकप्रिय उपन्यास है। कौन सा? सोनामाटी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी भी गई है। अब इनका कहानी संग्रह को देखते हैं कि विवेकी राय ने अपने जीवन में कहानी संग्रह में कौन कौन सी रचनाएं की जो काफ़ी संघर्षशील के साथ आगे बढ़े। पहला है जीवन परिधि 1952 ईस्वी में। पहला क्या है? जीवन परिधि 1952 ईस्वी में। नई कोयल 1975 ईस्वी में। नई कोयल प्रीवियस में पूछी गई है 1975 ईस्वी में। गूंगा जहाज 1977 में, ये भी पूछा गया है। गूंगा जहाज 1977 ईस्वी में। कालातीत 1981 में। बेटी की बिक्री, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। कालातीत 1981 ईस्वी में। बेटी की बिक्री 1982 ईस्वी में। चित्रकूट के घाट पर 1988 ईस्वी में। श्रेष्ठ आंचलिक कहानियाँ 1996 में। शोभा यात्रा 2002 में और सर्कस 2005 में। ये सर्कस पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। क्या है? 2005 में इनका प्रकाशन होता है सर्कस, जो कि अंतिम कहानी संग्रह रहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उपन्यास देखा जाए तो बबुल 1964 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बबुल 1964 ईस्वी में इनका उपन्यास रहता है। पुरुष पुराण 1975 में। लोक ऋण 1977 में पूछा गया है। श्वेत पत्र 1979 में। सोनामाटी 1984 में पूछी गई है। समर शेष है 1988 में। कब समर शेष है? कितना दिन? 88 दिन। मंगल भवन 1994 ईस्वी में। मंगल भवन 1994 ईस्वी में। नमामि ग्रामम 1997। नमामम ग्रामम 1997 ईस्वी में, है ना। अब ये उनका जो प्रमुख निबंध उपन्यास अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
अगर इनका देखा जाए, देहरी के पार 2003 में कितनों बार क्वेश्चन में पूछी गई है, कभी मिलान के लिए, कभी प्रकाशन वर्ष के आधार पर, या कभी पूछा जाइए कि इनकी उपन्यास या रचना है ना। 2003 में देहरी के पार इनका उपन्यास रचना रहता है। अब काव्य संग्रह के रूप में देखा जाए तो अर्गला 1951 में, रजनीगंधा 1964 में पूछी गई है। रजनीगंधा 1964 में, कब? 1964 में रजनीगंधा। यह जो है गायत्री 1999 में, लौटकर देखना 2002 ईस्वी में इनका प्रमुख काव्य संग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। अब निबंध संग्रह के रूप में देखा जाए तो किसानों का देश 1956 में, है ना, किसानों का देश 1956 में, गाँव की दुनिया 1957 में, त्रिधारा 1958 में, फिल बेतवा डाल पर 1962 में। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, है ना। तो इसको हम लोग नोट डाउन करके रखेंगे और जितना जल्दी हो सके इसका प्रकाशन वर्ष भी याद करके रखेंगे, ताकि हम सभी को एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर हम सभी को आ जाए। इसमें कहता है जुलूस रुका है 1977 ईस्वी में, गंवई गंध गुलाब 1980 ईस्वी में, नया गांव नाम 1984 ईस्वी में, आम रास्ता नहीं 1988 ईस्वी में पूछी गई है, आस्था और चिंतन 1991 ईस्वी में, जगत तपोवन शोकियो 1995 में, वन तुलसी की गंध 2002 में, जीवन अज्ञात का गणित है 2004 में, जीवन अज्ञात का गणित है 2004 ईस्वी में, उठ जाग मुसाफिर 2013 में इसका प्रकाशन होता है। ठीक है। अब आलोचना के रूप में अगर देखा जाए तो हिंदी उपन्यास उत्तर सती की उपलब्धियां 1982, हिंदी कहानी नई समीक्षा और संदर्भ 1985, समकालीन हिंदी उपन्यास 1987, आधुनिक उपन्यास विविध उपन्यास 1990 में, गणदेवता से गोंडरथ का तक 1995 में, कल्पना और हिंदी साहित्य 1999 ईस्वी में इनका क्या रहता है, प्रमुख आलोचना रचना रहती है। आलोचना में भी पूछी जाती है लेकिन उतना अधिक नहीं जितना कि निबंध संग्रह पूछी गई है। रेखाचित्र गंवई गंध गुलाब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब होता है इसका प्रकाशन? 1980 ईस्वी में, गंवई गंध गुलाब 1980 ईस्वी में। रिपोर्टाज है जुलूस रुका है ना। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किस विधा में है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको खूबी ध्यान रखेंगे। व्यंग साहित्य में अगर देखा जाए तो मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं 1984 ईस्वी में, ये भी क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं 1984 ईस्वी में। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं भोजपुरी साहित्य से, तो यहाँ पर ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। अब डायरेक्ट इनका आते हैं हम उठ जाग मुसाफिर निबंध से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है हम सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से। जैसे कि हम सभी को पता है, ये जो एक है ग्राम अंचल को सुंदरता का दिखाने का प्रयास किया गया है, उसका मूल प्रवृत्ति जो रहती है गांव की, उठ जाग मुसाफिर से दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि विवेकी राय अंतिम ललित निबंध संग्रह उठ जाग मुसाफिर का प्रकाशन 2012 में हुआ था। ये जो 2012 और 2013 दिखा रहा है, ये लगभग उसी के आसपास में रहता है। एग्जाम में अगर आता है तो दोनों तो ऑप्शन में आएगा नहीं, अगर एक आता है 2012 या 13 तो उसी को हम लोग चुनना रहेगा। उठ जाग मुसाफिर ललित निबंध संग्रह में कुल 10 निबंध संकलित है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। मेरी दिनचर्या कुछ आयाम। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उठ जाग मुसाफिर ललित निबंध संग्रह से संबंध है या नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है, मेरी दिनचर्या कुछ आयाम, नमो वृक्ष भया, उठ जाग मुसाफिर, सोना, ग्रिम्स बहार, तदाकिम, है ना, तिंडडेनिया, चोट से उभरा समय और सवाल, चिंता भारत की उजड़े गाँव की, गाँव पर बनाम और गाँव में सवाल जीवन का। ये टोटल क्या है उनका 10 निबंध इसमें संकलित है। डॉक्टर विवेकी राय ललित निबंध के बारे में उठ जाग मुसाफिर की भूमिका में कहते हैं, क्या कहते हैं, लेखक शब्दों से लड़ता है, यह क्वेश्चन पूछी गई है। लेखक शब्दों से लड़ता है, उसकी सेना के सब कुछ है शब्द, उसकी सेना के सब कुछ है शब्द, इस प्रकार शब्द सेना के बल पर मेरी उठ जाग मुसाफिर कृति तैयार हो गई है। मतलब उनकी सेनाओं के माध्यम से, उसके शब्द के माध्यम से ये जो निबंध है उठ जाग मुसाफिर तैयार हो गई है, जिसके पीछे एक संक्षिप्त संदर्भ है। वो कौन सा संक्षिप्त संदर्भ है? कहता है कई बार चर्चाओं में
बात आई है कि ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है, मतलब ऐसा इनका मतलब पहले से सुना हुआ है कि ललित निबंध क्या है, एक ठहरी हुई विधा है, इसमें अब ज़्यादा कुछ लिखने करने की संभावना नहीं है, ऐसा विद्वानों का मानना था और ये सुने हुए थे। लेकिन इनका मानना ऐसा नहीं है। कहते हैं मेरे भीतर एक प्रबल संकल्प बनकर उठ गया, अवश्य ऐसा लग रहा है कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा है, मगर यह ललित निबंध का ठहरा हुआ नहीं है। सुनने में भले ही लगता हो कि ललित निबंध ठहरा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कहता है कि अगले 1 वर्ष के अंदर मैं 10 ललित निबंध लिखूंगा। मतलब अगर अदर विद्वानों का मानना है कि ये ललित निबंध जो होती है ठहरी हुई विधा है, तो मैं ऐसा इस चीज़ को नहीं मानता और मैं 1 वर्ष के अंदर 10 ललित निबंध लिख दूंगा। ललित निबंध उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय के नाम से संग्रहित निबंध से लिया गया है। निबंध संग्रह में को क्रमशः यह निबंध तीसरा स्थान में देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना क्रम में आता है, तो तीसरा में। ठीक है। आंचलिक भाव प्रभाव सद्भाव से ओतप्रोत उठजाक मुसाफिर निबंध में ग्राम अंचल के छल छद्म, सामाजिक पहचान, दुख सुख, शब्द राग, सहज आवाज आदि की सजीव प्रस्तुति इस निबंध में देखने को मिलती है और ये इसका सारांश है। इस निबंध की शुरुआत गांव में खुले पुस्तकालय की सार्थकता पर सवाल करते हुए एक व्यक्ति से होता है। यह सवाल मास्टर जगदीश बाबू से किया गया है। क्या है? जगदीश बाबू इंपॉर्टेंट पात्र हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन से पात्र ललित निबंध उठजाक मुसाफिर से हैं। ठीक है, तो पहला पात्र यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्या है? जगदीश बाबू से किया जाता है, सवाल किए हुए व्यक्ति से होता है। ठीक है, और इन्होंने ही पुस्तकालय बनवाया था। कौन? जगदीश बाबू। रिटायर्ड मास्टर जगदीश बाबू से स्वयं लेखक मिलने जाते हैं, किंतु 95 की उम्र में आंखें रोशनी धीमी पड़ जाने के कारण वे लेखक को अपने विद्यालय के प्राचार्य शरद चंद्र जी को समझ बैठते हैं। दूसरा पात्र यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? शरद चंद्र देखने को मिलता है। पहला था एक जगदीश बाबू, फिर दूसरा आता है शरद चंद्र। ठीक है, मतलब अब समय बीतने के साथ उनका जो आंख का पावर है वो घट गया और वो प्राचार्य को क्या है, जगदीश चंद्र बाबू समझ बैठते हैं। निबंध में माता के 2 रूप, भौतिक माता जन्म देने वाली तथा भाव माता गंगा, गीता, गायत्री, धरती आदि की चर्चा की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भौतिक माता से ज्यादा श्रेष्ठ कर भावात्मक माता को माना गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, या इसको कोटेशन के रूप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कथन 1 कथन 2 के रूप में पूछा जा सकता है। एक शब्द को आगे पीछे करके हम लोग को इसको भ्रमित किया जा सकता है, इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे। क्या कहता है? भौतिक माता से ज्यादा श्रेष्ठ कर भावात्मक माता को माना गया है, मतलब भावात्मक माता श्रेष्ठ माने गए हैं। कारण जो 20वीं 21वीं शताब्दी माता कुमाता है हो जाती है, किंतु भावात्मक माताओं के स्नेह कोष में सुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। निबंध में भावात्मक माता भारत माता की अलख जगाने वाला मास्टर साहब जगदीश बाबू को बताया गया है। लेखक ने मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू को सर्वप्रथम एक प्रभात फेरी में देखा था। ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ देखा था? प्रभात फेरी में। वे मास्टर साहब के गांव बारात में गए थे। उन्होंने देखा कि इनका पूरा गांव आज़ादी के दीवानों का गांव है, मतलब गांव में जो रहते हैं खुली हवा में, वही इस चीज़ का वर्णन किया गया है। मास्टर साहब का प्रिय गीत उठजाक मुसाफिर घोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, या जिन्हें ये वे बराबर गाया करते थे, मतलब जगाने के बाद करते थे। मास्टर साहब कहीं करते थे जाग मुसाफिर गीत में रब का प्रभु का ध्यान करने की बात कही गई है, और हमारा रब भारत माता है। मतलब यहाँ पर पूछ सकता है कि हमारा रब से क्या तात्पर्य है, तो भारत माता। ठीक है, मास्टर साहब पाप के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं पाप के बारे में? हम वासियों ने अपने फुटमत का गफील होने तथा सोए रहने का पाप किया, जिसकी करनी भुगत रहे हैं, पराधीन बने हैं। कहने का मतलब है हम लोग आलसीपल अपने को दिखाने के चक्कर में या फिर करने के कारण हम लोग उसका क्या है,
पाप भुगत रहे हैं और हम पराधीन बने हुए हैं और हम बहुत देर तक सोए रहते हैं, अपने काम समय पर नहीं करते हैं, तो इससे इसका क्या मिलता है हम लोग को? पाप या पराधीन अभी तक बने हुए हैं, ये लेखक का मानना है। मास्टर साहब लोगों को जगाने, एकजुट होने और कुछ करने का आह्वान करते और अंत में जागरूक मंत्र गीत गाते। जब खेती चिड़िया चुग डारी, फिर पछताए क्या होवत है ना। मतलब इससे क्या कहते हैं, मतलब जब चिड़िया, मतलब समय रहते हुए हम लोग अगर नहीं करते हैं, कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए समय रहते हुए हम लोग बेस्ट तैयारी नहीं करते हैं, तो फिर एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद या एज समाप्त होने के बाद, समय गुजर जाने के बाद पछताने की सिवा से क्या फ़ायदा, उसमें उस समय पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ पर उस चीज़ को हम लोग जीवन में अपना उतार या फिर उस चीज़ को अपने ऊपर लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। निबंध में हिंदी के कई कवियों की कविताओं की चर्चा देशहित और क्रांति के लिए किया गया है। मतलब जगाने के लिए अन्य कविताओं का भी इसमें क्या लिया गया है? सपोर्ट लिया गया है। निराला की कविता सिंहों की मात में आया हुआ आज सियार, किसका है ये? निराला की। प्रसाद की कविता बीती विभावरी जागरी। भारतेंदु की कविता डूबत भारत नाथ बेगी अब जाग आदि, है ना। ये उनको उसके माध्यम से जगाने का प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न विद्वानों की कविताओं के माध्यम से। लेखक निबंध में वंदनी भारत माता को आज़ाद कराने वाले देश की दीवानगी पीढ़ी पुत्रों के सपनों को अपूर्ण बताते हैं। क्या बताते हैं यहाँ पर? भारत माता को आज़ादी कराने वाले देश की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपनों को अपूर्ण बताते हैं। कारण क्या है जो अपूर्ण बताते हैं? कहते हैं कि आज भारत माता का नाम लेना गुनाह जैसा हो गया है। उनका नाम सारा रोमांच वोट तंत्र के बुलडोजर से चपक कर चूर हो गया है। मतलब आज़ादी के नाम पर क्या हो गया है? चूर हो गया है। निबंध में मास्टर साहब के द्वारा निर्मित पुस्तकालय को भारत का प्रतीक बताया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मास्टर साहब के द्वारा निर्मित पुस्तकालय किसका प्रतीक है? तो किसका? भारत का प्रतीक है ना, इंडिया का प्रतीक है। लेखक कहता है निबंध में कहा गया है कि माता की गोद तो केवल बचपन में मिलती है। सही बात है, माता की गोद तो बचपन में मिलती है, परंतु मातृभूमि तो मृत्युपरांत अपने को लेकर लुटाती है और मृत्यु के बाद अशरण शरण बनकर अपने में मिला लेती है। कहने का मतलब है जैसे हम लोग बचपन में रहते हैं, जब तक जीवित रहते हैं तो मम्मी के शरण में रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग मृत्यु के उपरांत जाते हैं तो हमारी धरती माता वो क्या अपने कोख में, अपने शरण में ले लेती है। निबंध में माता बिना आदर कौन करे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। माता बिन आदर कौन करे के बारे में लेखक कहते हैं कि यह एक धन्यता का भाव है, मतलब धनी का भाव है, एक भावभीनी जननी जन्मभूमि की प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि एक मंत्र है, सुमिरन है, भजन और कीर्तन है, जीवन साधना का क्या है? एक प्रकार से सार है, सारांश है। वस्तुतः उठ जाग मुसाफिर निबंध में जगदीश बाबू के जीवन की यादों के प्रस्तुत करते हुए तर्कपूर्ण विचारों के द्वारा आज के जीवन और मातृभूमि को प्रकाशित में डाला है। ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो ये कोटेशन से पूछा जा सकता है, और इसमें जो दो पात्र हैं उससे पूछा जा सकता है, इसमें कितनी निबंध संकलित है इसको पूछा जा सकता है, साथ ही यह भी पूछा जा सकता है कि ये कितने नंबर पे उठ जाग मुसाफिर आता है, तो तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा प्रतीक के रूप में यहाँ पर पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि उठ जाग मुसाफिर जो कविता है उसमें किन किन कवियों की सहायता ली गई है। जैसे यहाँ पर देखें निराला की, प्रसाद की, भारतेंदु की, इनका क्या क्या लिखा है? लोगों को जगाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस चीज़ का सपोर्ट लिया गया है। अगर इनका प्रमुख कथन अगर देखा जाए उठ जाग मुसाफिर का, तो इसमें कहता है कि अरे भाई, रात होती है, अंधेरा होता है, तो तुम चाहो ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं में तो उतर आता है कि नहीं। यहाँ पर कहता है कि भाई तुम चाहो या ना चाहो, प्रकृति का नियम है, वो तो होगा ही। दिन होता है, रात होता है, अंधेरा होता है, सवेरा होता है, तुम चाहो या ना चाहो वो तो होगा ही। यहाँ पर देखिए, जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों का प्रकाश होता है। जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करे, लेकिन ना आती मौत तो बूढ़े भी क्या करे। ये सब क्वेश्चन पूछी गई है कि किस निबंध से संकलित है ना। क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमक कर चकित कर देता है, तो पूछता है क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमक कर चकित हो देता है। मकान जर्जर होने से क्या है, मकान जर्जर होने से क्या है, मकान मालिक अभी जवान है, जवान इस सुंदर संसार को सुंदर बनाने के लिए जिएगा। मतलब मकान जर्जर है तो क्या हुआ, अभी मकान का मालिक जवान है और वो सुंदर से सुंदर दुनिया संसार को बना सकता है, समाज को दूसरे को जगा सकता है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री और घोर घोर पीऊ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माता बिन आदर कौन करे, चरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिन दुख कौन हरे। मन के हारे के हार है, मन के जीते के जीत। ये सब जो है ना, जीवन को एक ऊर्जावान देने की एक एक लाइन यहाँ से भरी पड़ी है। इसलिए हम लोग इसको ना केवल एग्जाम की दृष्टि से, बल्कि अगर जीवन में एक भी अगर लाइन इसमें से अगर हम लोग उतार के अगर इसका अनुपालन करते हैं तो हमारे जीवन लगभग सुधर जाएगी और हम बेहतर से बेहतर अपने गांव, समाज, परिवार के लिए कर सकते हैं। आगे कहता है कि जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है, उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए। मतलब जो भी काम करता है उसको आश्रम चाहिए, उसको आराम चाहिए और एक न एक दिन मिल जाती है। मतलब मृत्यु उपरांत के बाद वो भारत माता के शरण में चले जाते हैं। कहते हैं माँ चंदन की गंध, माँ क्या है, चंदन की गंध है। माँ रेशम का तार है, बंधा हुआ जिस तार में सारा घर द्वार है। बिल्कुल सही बात है, माँ के बिना घर बहुत सुना सुना सा लगता है भाई। कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है उसके भीतर, उसका संचालक नियामक बनाकर बैठा है। उसी में लीन होना, अपने रब के साथ होना, स्वस्थ होना और स्वस्थ होकर नहीं, शांति भी होनी चाहिए। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत हैं, जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। मतलब जो मेहनत करते हैं वो अपने जीवन में फल मिलता है और जो सोते रहते हैं उनको कहाँ से मिलेगा। कहने का मतलब है जो आप बोओगे वो पाओगे। जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही है, रचा गया हम सबका तन। संसार का आश्रय हार है, संसार का आश्रय हार है और परामर्श्रय जीवन की जीत है। परम आश्रय क्या है, जीवन की जीत है। तो इसी मोटिवेशन के साथ ये निबंध यहाँ पर ये समाप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं कि हम सभी इस चीज़ को नोट करते हुए चल रहे हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में भी इसको एक जीवन जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तब तक अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अपनी राय देना ना भूलें ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपको प्रोवाइड करा सके और हम लोग एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके जहां सब एक दूसरे का मदद करते आया हो। क्योंकि अभी एक ऐसा समाज या शहर में जब देखा जाता है कि एक दूसरे का बिल्कुल भी कोई नहीं मदद करता है, तो ऐसा बिल्कुल ना हो, जो कि काफ़ी समाज में दिक्कतें पैदा होती जा रही है। तो इसी विचार के साथ आज हम इस निबंध को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।